ऑल इंडिया चाहिए हमें? क्या हमें ऐसा ऑल इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एमपी के घर पे कतार खड़ा लेकर के खड़ा रहना पड़े, एमपी 25 कूपन को लेकर के मारा घूमता रहे? क्या ऐसा ऑल इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ऑल इंडिया चाहिए? पासपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े? क्या वो ऑल इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वो इंडिया चाहिए जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? हमें वो ऑल इंडिया चाहिए जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, प्यून का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन? क्या वो ऑल इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूं जी। हम देश की जनता हिंदुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार है। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रहा है और हम सब ने सामूहिक प्रयत्न से सामान्य मानवीय के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो प्रयास हम कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमने कोशिश की है। पहले या तो दिया जलाओ, रिबन काटो या नीति घोषित करो, उसी को सरकार का काम माना जाता। लास्ट माइल डिलीवरी ये जैसे हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, है ना? उस पूरे कल्चर को हमने बदला है। हमने नीति भी बदली, हमने रणनीति बदली, हमने वृत्ति और प्रवृत्ति को भी बदला है और उसका परिणाम है अब यहां कहा जाता है हमने किया, लेकिन गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे। क्या यूपीए के समय नहीं बनते थे? बनते थे, हमने भी बनाए। आप कहेंगे क्या नया किया? नया ये किया कि आप 5 साल में 25 लाख बनाते थे, हम 5 साल में 1.5 करोड़ बनाते थे। ये बदलाव है और इसलिए मैं समझता हूं हमने जो एक नए सिरे से वातावरण बनाने की कोशिश की है, सरकारीकरण से बाहर निकल करके हमने सरलीकरण को बल दिया है और यही है हमने देखा है आजादी के इतने सालों के बाद आजाद भारत का जो सपना था, उन सपनों को रुकावटें क्या बनी? अभाव, प्रभाव और दबाव। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की, या तो कुछ लोगों को अभाव में जीना पड़ा, कुछ लोग प्रभाव के कारण हड़प करते गए और कुछ लोग दबाव के कारण कुछ रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देश का स्वस्थ विकास के लिए अभाव की चिंता सरकार जरूर करे, लेकिन प्रभाव और दबाव के बीच देश के सामान्य मानवी को कुचलने न दिया जाए और इसलिए हमने उस रणनीति को अपनाया है और उस रणनीति को आगे ले जाने का हमारा प्रयास रहा है। यहाँ पर एक ही चिंता का विषय क्रेडिट का बड़ा भारी है। हम तो सब क्रेडिट आपको ही को दिए भाई, तभी तो आए हैं। आप ही का तो पराक्रम था, तभी तो आए, वरना मैं कौन जानता था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एनआरसी की चर्चा हुई, क्या उसकी क्रेडिट आप नहीं लेंगे? क्यों भाग रहे हो भाई? आप भी तो उसकी भी तो क्रेडिट लीजिए। राजीव गांधी, उस सरकार ने असम अकॉर्ड में एनआरसी स्वीकार किया था। एनआरसी उस समय का है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हमको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हम लागू कर रहे हैं। अकॉर्ड क्रेडिट लीजिए ना, हम वोट भी लेना है और क्रेडिट भी लेनी है, फिर आधा बोलना और आधा छोड़ना, ऐसा नहीं चलता है जी। कुछ तो खुल करके बात बताइए और हम बताते हैं। देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं। यहाँ पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा और ये बात हम सब मानते हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। 2001 के बाद विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर के मसले उठाए गए हैं। सारे परीक्षण के बाद ईवीएम पर सारी चीजों में सभी देश की न्यायपालिकाओं ने पॉजिटिव अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 2017 में जब इतना बड़ा हो हल्ला हुआ
क्योंकि पराजित लोगों की इकोसिस्टम अभी काम कर रही है, चारों तरफ होहल्ला खड़ा हुआ। और इलेक्शन कमीशन ने खुद ने चैलेंज रूप में कहा कि मैं ये रखता हूं, आप आइए, गलत है तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। जो लोग आज ईवीएम के गीत गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं, एक भी दल वहां गया नहीं है। 2 पार्टियां गई, एनसीपी एंड सीपीआई, लेकिन उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा जरा हमें समझाइए हाउ ईवीएम ऑपरेट्स, सिर्फ समझने का प्रयास किया। लेकिन कम से कम एनसीपी और सीपीआई के लोग गए, बाकी लोग तो इलेक्शन कमीशन के निमंत्रण के बाद भी गए नहीं, जिस पर वो शक कर रहे थे। और ये अप्रचार और ये प्रकार की एक निश्चित प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गए। कभी हम भी मानने लग गए थे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ है, हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी। लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया, और हमने खुद ने भी ईवीएम के विषय में शक किया था। जब सारी चीजें समझे तो हमारी पार्टी में भी उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि गलत रास्ता है आपका, और हमने सही रास्ते पे चले। टेक्नोलॉजी है, समझनी चाहिए, समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस बातों को लेकर के आदरणीय सभापति जी, फिर वीवीपैट की बात आई, बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरे चुनाव के वातावरण को डिरेल करने के लिए इसको एक साधन बनाया गया। हर शाम इलेक्शन कमीशन में जाओ, होहल्ला करो, मीडिया में जगह ले लो। सामान्य मतदाता के मन में विश्वास पैदा करने के बाद अविश्वास पैदा करना, ये वातावरण बनाया गया। वीवीपैट का क्या हुआ? जितनी आशंकाओं को लेकर के गए, हम सब साक्षी हैं कि वीवीपैट ने फिर एक बार ईवीएम की ताकत को बढ़ा दिया। सामने कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आपने इतने सालों तक शासन किया है, देश की एक मुख्य धारा राजनीति की आपके पास रही है लंबे अरसे तक। अनुभव से आप मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप विजय भी नहीं पचा पाते हैं। आजादी के इतने साल इतने विजय प्राप्त हुए, आप विजय नहीं पचा पाए। और 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं, आप पराजय को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई हेल्दी ग्रोथ हो रहा है किसी राज्य, और भारत में लोकतंत्र में हर दल का अपना एक स्थान है, महत्व है, उसका आदरपूर्वक सम्मान होना चाहिए, और उसके प्रति हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए हर दल के प्रति, तभी तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन न हम पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न ही हम विजय को पचाने का सामर्थ्य रखते हैं। और वो अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी तो विजय हुआ और कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी खबरें आने लगी, हैरान हो जाते हैं जी। और इसलिए कृपा करके चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे, ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। मैं की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बता दूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पुलिस स्टेशन,
मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होते रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है। भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक परिस्थितियां हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है। कभी कभी ये मैं सोच रहा हूं, क्या सिर्फ ईवीएम का विरोध करते हैं? जी नहीं। हमने विरोधी दल का मतलब मुझे लगता है कि लेटर एंड स्पिरिट में पकड़ लिया है। विरोधी यानी विरोधी करना, ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिशन ही करना। मुझे याद है इसी सदन में मैं बैठा था और विद्वान लोग ऐसा भाषण कर रहे थे, बड़े बड़े अपने आप को ऐसा मानते हैं जब भगवान बुद्धि बांटने निकला तो वही पहले कतार में खड़े थे, ऐसे लोग यहाँ बैठे। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव नहीं है, गरीब आदमी को डिजिटल कैसे, मोबाइल फोन कैसे पकड़ेगा, ऐसे भाषण हुए थे। मैं हैरान हूं जी। उसका भी हमने विरोध किया। हमने आधार को विरोध किया। आप जब थे आधार महान, हम जब आधार से करप्शन को कम करने की कोशिश कर रहे तो आधार संकट हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखट रहे हैं आधार को रोकने के लिए कोशिश की। हम अगर आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया इंडिया बनाना चाहते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी से कितना दूर भागेंगे? सेफगार्ड के लिए सचेत प्रयास करना टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, समय से प्रोवाइड करती है। लेकिन हम चीजों से भागते रहेंगे। जीएसटी उसका विरोध, ईवीएम उसका विरोध, डिजिटल उसका विरोध, बी मैप उसका विरोध, हर चीज में ये नकारात्मकता। और इस पराजय बहुत कारणों की चर्चा होती है, मुझे क्षमा करना। इस सदन में जिन दलों का व्यवहार पिछले 5 साल, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, रुकावट डालने का रहा है, अड़ंगे डालने का रहा है, जन सामान्य के निर्णय से बैठी हुई सरकार को काम न करने का रहा है, उन सबको देशवासियों ने सजा की है। यानी राज्यसभा में जो गतिविधि होती है, आज देश का मतदाता इतना समझदार है, वो भी इन चीजों को नोटिस कर रहा है और अपना नतीजा देते समय सिर्फ लोकसभा में किसने क्या किया उस पर नहीं, राज्यसभा में किसने क्या किया उसके आधार पर भी वोट कर रहा है। ये चुनाव में देखा गया है और उससे आने वाले 5 साल का सबक सीखने के लिए अवसर है सबके लिए कि हम राज्यसभा में चुनी हुई सरकार की बातों को कहां कहां रोकते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं हैरान हूं, अब न्यू इंडिया का विरोध होने लग गया। क्या कारण है?
मैं ये तो समझ सकता हूं भाई न्यू इंडिया में तुम्हारी जो 10 बातें हैं 5 तो ठीक है 5 बेकार है। मैं ये तो समझ सकता हूं कोई ये कहे भाई न्यू इंडिया का कंसेप्ट देश को तो आगे बढ़ना है, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं किया था, टिकने नहीं किया था, इसलिए हमको भी नहीं करना। अरे कौन क्या करता है, छोड़ो यार, हम 5000 साल पुराना देश है, दुनिया की एक महान परंपरा लेकर के आए हुए लोग हैं। और ने किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ना है और दुनिया के अंदर हमने अपना नाम ऊंचा करना है। ये काम 125 करोड़ का देश है, क्यों ना सपना देखे। हम ये कह सकते भाई ये 10 ठीक नहीं है, हमारी ये 5 ठीक है, उसके लिए प्रयास करें, लेकिन देश के लोगों को निराशा की और धकेलने का पाप न करें। हम उसमें मॉडिफाई करें, हम उसमें सुधार करें, हम उसमें कहें ये 4 ठीक है 4 ठीक नहीं है। ये सब लोकतंत्र की परंपरा में आवकार्य है, लेकिन आउटराइट इस प्रकार से हम कहेंगे। और हमें तो पुराने ओल्ड इंडिया चाहिए, क्यों भाई? इसलिए वो ओल्ड इंडिया जहां कैबिनेट के निर्णय को पत्रकार परिषद में फाड़ दिया जाए, वो ओल्ड इंडिया चाहिए हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि सैर सपाटे के लिए पूरी नौसेना काम में मदद में आ जाए, ऐसा है ओल्ड इंडिया चाहिए हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि जो जल थल नभ घोटाले की खबरों से देश परेशान रहे, क्या ऐसा कहे? हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए, ऐसे ओल्ड इंडिया की जरूरत है क्या? रेल रिजर्वेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़े, जब तक बिचौलिया ना आए रेल रिजर्वेशन न मिले, क्या ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए हमें? क्या हमें ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एमपी के घर पे कतार लेकर के खड़ा रहना पड़े, एमपी 25 कूपन को लेकर के मारा घूमता रहे? क्या ऐसा ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ओल्ड इंडिया चाहिए? पासपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े, क्या वो ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वो इंडिया चाहिए जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, प्यून का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन? क्या वो ओल्ड इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूं जी। हम देश की जनता हिंदुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार है। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रहा है और हम